हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्राउंड स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पेडागोजी प्रैक्टिस सेट 4 की बात करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उन सारे वीडियो की लिंक प्राप्त कर सकते हैं या प्ले लिस्ट में जा करके आप पूरे प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। दोस्तों, साथ ही हम बात करने वाले कि इस प्रैक्टिस सेट्स आपके किस तरीके से उपयोग होगा, यूज़फुल होगा, किन किन फील्ड पर आप यूज कर पाएंगे। तो सीजी टेट हो या सी टेट हो, शिक्षक भर्ती हो, यूपी टेट हो, अदर टेट, केवीएस, नवोदय, DSSS भी, ऐसा कोई भी शिक्षक भर्ती या शिक्षक से संबंधित भर्ती या टेट एग्जाम्स जिनमें भी पेडागोजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर जल्द से बेल आइकन दबा दें, ताकि मैं जैसे ही कोई अगला सेट लेकर के आऊँ, कोई अन्य इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ, तत्काल आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप यहाँ पे सोशल साइट पे लिंक है, यहाँ पे इससे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। साथ ही आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं, PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आपको टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आता है, आप यहाँ पे देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन है आपका कि पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद से ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य है। तो क्या है, कोई एक टीचर है, शिक्षिका है मैडम, जो क्लास में जल्दी से अपने सिलेबस को पूरा करने के लिए अगर 50 बच्चे हैं तो केवल वह कुछ बच्चों से, जैसे 5 बच्चों से पूछी, फिर नेगलेक्ट करके वो आगे बढ़ जाती है। तो इसमें शिक्षिका द्वारा किया गया कार्य क्या है वह आपको बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए है, पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्याय उचित है। बिल्कुल भी उचित नहीं है। टीचर को पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए ऐसा करना, शॉर्टकट करना गलत बात है। बच्चे समझेंगे नहीं तो क्या मतलब है ऐसा पाठ्यक्रम पूरा करना। दूसरा, यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है। बिल्कुल भी गलत। श्रेष्ठ बच्चों को केवल पढ़ाना यह अच्छी बात नहीं है, सारे बच्चों को लेकर के चलना है हमें। ऑप्शन नंबर सी है, विद्यार्थी को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित। तो सभी बच्चों को समान अवसर नहीं मिल रहा है, यह सही बात है कि कुछ बच्चों को अवसर मिल रहा है, कुछ बच्चों को अवसर नहीं मिल रहा है, तो यह सही है। डी पढ़ लेते हैं कि सभी विद्यार्थियों सभी विद्यार्थियों के समान सम्मिलित को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होगा। बिल्कुल भी गलत, यह भी गलत है, बी भी गलत है, ए भी गलत है, तो एक ही आंसर बचता है आपका ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आता है। आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि गुण वैकल्य से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। गुण वैकल्य से मतलब है यहाँ पे डिसकैलकुलिया से संबंधित है ना, कि कुछ ऐसे डिसेबिलिटीज़ हैं जो बच्चों में पाई जाती है। वह डिसकैलकुलिया एक है जो कैलकुलेशन से संबंधित होता है, जिसमें बच्चा कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, इससे संबंधित है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ इससे क्या महत्वपूर्ण है वो आपको बताना है। तो ए नंबर है, कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाधित निश्चित करना। सख्तता से पेश आना बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरा है, विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकलन, कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध करवाना। बिल्कुल ये सही है कि बच्चा क्या है, डिसकैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन में कमज़ोर है, तो उसको आप कुछ ऐसा चीज़ें दीजिए कि वो देख करके या उससे कैलकुलेटर से कुछ करके उसके अंदर में इंटरेस्ट तो पैदा हो। जब इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा तो बच्चा बाकी चीज़ें भी कर पाएगा, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे कि एक दृष्टि बाधित वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी। कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी यह आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहला है आपका स्पर्शिक ग्लोब। तो दृष्टि बाधित बच्चा, आँख से डिसेबिलिटी है ना, तो स्पर्श करके वह पढ़ सकता है, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, टेक्टाइल ग्लोब यह सही होगा। दूसरा है छोटे अक्षरों वाली पुस्तक। तो ये थोड़ा सा देखो गलत है कि बच्चा दृष्टि से प्रभावित है तो छोटे अक्षरों वाले पुस्तकों को तो नहीं देख सकता, बिल्कुल। सी नंबर है, दृश्य पठन सॉफ्टवेयर। तो यह भी गलत है। फोर्थ है, ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें, तो इसको भी पढ़ सकता है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस ऐसे हैं कि जिसको बच्चा नहीं देख सकता, नहीं पढ़ सकता है, बट आपको इन दोनों में से अब यह देखना कि किस में फेवर आंसर जाता है। तो छोटी अक्षरें हैं, बच्चे इसे भी नहीं पढ़ सकता। दृश्य पठन इसे भी नहीं पढ़ सकता। लेकिन दृष्टि बाधित यदि पूर्णतः दृष्टि बाधित नहीं है, कुछ हद तक अगर दृष्टि बाधित है, तो यहाँ पे हम छोटे अक्षर के साथ जा सकते हैं कि छोटे अक्षर हैं, इन पे
ज़्यादा दिक्कत जाएगा, उसको दृश्य पठन को थोड़ा बहुत वो देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में ही ऑप्शंस गलत है जो आपको बुक में हमें मिला था। तो ऐसे एक आध दो क्वेश्चन जो मिल जाते हैं जिसे विलोपित किया जाता है, तो ये आपको ऐसे ध्यान रखना है कि हम मैक्सिमम किस पॉइंट पे जा सकते हैं, किस ऑप्शन पे जा सकते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आता है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजन। तो कथन क्या दिया गया है कि भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। बिल्कुल करानी चाहिए, भाषा शिक्षक कराना है बच्चों को तो वहाँ पे लिखित हो, उसके साथ साथ में कुछ सुनने वाली भी चीज़ें हो ताकि बच्चे आसानी से पकड़ सकें। इसका तर्क क्या दिया गया है कि ऐसा क्यों करना चाहिए कि प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अभिकर्ताओं की ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। बिल्कुल सही है कि यहाँ पे देखो सीखने की जो कई सारे विधियाँ होते हैं, कोई बच्चा सुनकर सीखता है, कोई बच्चा पढ़कर सीखता है, कोई बच्चा देखकर सीखता है, तो कई विधि का प्रयोग करना बहुत अच्छा होगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही है और सही व्याख्या भी करता है। दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन कौन से गुण मौजूद होंगे। सृजनात्मक मतलब यहाँ पे बात हो रहा है आपका क्रिएटिव की बात हो रहा है। क्रिएटिव बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे। पहला है आपका अपसारी चिंतन, दूसरा है अभिसारी चिंतन, तीसरा है अमूर्त चिंतन और चौथा है नवीन आमुख उत्पादन। ठीक है, तो इनमें से आपको देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें उपस्थित होंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग बात करें थर्ड के अमूर्त चिंतन, तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि बच्चे जो चीज़ें सामने नहीं दिखती उसके बारे में भी सोच पाता है। चौथे बात करें नवीन आमुख की, तो यह भी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे दो ही ऑप्शन फंसते हैं आपका, फर्स्ट एंड सेकेंड, अपसारी एंड अभिसारी। देखिए अपसारी को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है वह होता है आपका क्रिएटिव से संबंधित, ये बिल्कुल सही होगा। लेकिन जो होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग सेकेंड, यह होता है आपका इंटेलिजेंट से संबंधित होता है। तो यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड गलत होगा। तो आप देख लीजिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सेकेंड नहीं है। तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, साथ ही एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और भी बहुत सारे कंटेंट लेकर आ सकूं। और दोस्तों साथ ही आपके किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, ठीक है, या फिर आपका कितने क्वेश्चन सही हुए उसके लिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ जाता है। आप क्वेश्चन नंबर 6 देख पाएंगे। यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन है कथन और तर्क से संबंधित है। देखिए कथन क्या दिया है कि कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही, एक विधि से हम सारे बच्चों का मूल्यांकन नहीं कर सकते, हर किसी की पकड़ अलग अलग होती है। सेकंड क्या है, कारण क्या दिया गया है, ऐसा क्यों करना चाहिए। एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप नहीं निर्धारित किया जा सकता, यह भी बात सही है। ठीक है, कि केवल पेपर और पेंसिल ही किसी की योग्यता जांचने के लिए सही उपाय नहीं है, उसके अलावा बच्चा और भी कई तरीके से अपनी योग्यता को साबित कर सकता है। तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए शिक्षण क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ गया। आप देखेंगे कि किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है। तो देखिए यहाँ पे दो ही अधिगम आ जाते हैं आपके, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। ठीक है, ये दो तो आपके कट जाएंगे ऐसे ही, ऑप्शन सी और डी। अब यहाँ पे बात आती है, एक ऐसा है जिसमें एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं और सेकेंड में रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले उदाहरण बताती है, मतलब आपको एग्जाम्पल टू रूल जाना है ना। तो इसका देखेंगे यह जो इंडक्टिव होता है, इंडक्टिव, इसमें हम जाते हैं पहले एग्जाम्पल और एग्जाम्पल के बाद जाते हैं हम लोग रूल की ओर। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जबकि ए की बात करें, निगमनात्मक की बात करें, डिडक्टिव की, तो पहले इसमें रूल सिखाया जाता है, उसके बाद हम एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक साथ दोनों चीज़ें आप समझ पाएंगे। तो इसका सही आंसर की हम लोग बात करें तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। आप देखेंगे कि कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करनी चाहिए। ठीक है, सहकारिता मतलब बच्चा उसका साथ दे, कोऑपरेशन करे, उसके लिए क्या करना चाहिए, स्वयं ही कठोर और अटल नियमों का निर्धारण करें। बिल्कुल भी गलत, कठोर और अटल नियमों का निर्धारण कभी भी सही नहीं होता, कठोरता सही नहीं है। बी है विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावकों से
से बार बार शिकायत करना, बिल्कुल भी गलत यह भी है। अभिभावक से आपको शिकायत नहीं करना भाई, बल्कि आपको सिखाना है स्कूल में बच्चों को। तीसरा है मापदंडों का पालन न करने पर विद्यार्थी की भर्त्सना, मतलब उनको आपको क्या करना है, सज़ा देना जाना है, पनिशमेंट करना है, ऐसी चीज़ों का भी आप उपयोग नहीं कर सकते। और इसी के साथ ऑप्शन नंबर डी क्या है, हम लोग यहाँ पे देखें कि मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता, यह सही हो जाएगा। अगर बच्चा आपका साथ दे यह चाहते हैं तो जब आप नियम बना रहे हैं तभी बच्चों को साथ में ले लीजिए। बच्चे अपना हिसाब से बता देंगे क्या सही क्या गलत है, जो उनको अच्छे लगेंगे तो आपके साथ देंगे हमेशा। इसी के साथ तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ जाता है कि वह विकल्प चुनिए जो उन शब्दों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। बच्चे किन से अधिगम कर पाते हैं उसके बारे में आपको बताना है। देखिए, खेलकूद से, बिल्कुल बच्चे खेल खेल करके सीखते हैं। घर से, हाँ बच्चे घर से भी सीखते हैं, अपने मम्मी पापा से, आस पड़ोस से। कक्षा बिल्कुल कक्षा से भी सीखते हैं। तो तीनों चीज़ें सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। इसी के साथ 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पे देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्राओं में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है, पूछा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब कभी भी नहीं की बात करें तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि अपोजिट आंसर यहाँ पे होता है। ठीक है, देखिए क्या बोला यहाँ पे, कौन सी तकनीक छात्रों के समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है। देखो, मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। तो प्रोत्साहित करेंगे, जब वो भाग लेंगे, चर्चा करेंगे, तब तो ये समस्या को समाधान कर पाएंगे, बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन है समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, यह भी सही बात है। सी है समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार के शिक्षण सामग्री प्रदान करना, यह भी सही है। डी हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण प्रक्रिया का इस्तेमाल करना, एक ही विधि का इस्तेमाल करना, यह गलत है और गलत ही यह पूछा था, इसलिए यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ देखें क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ जाता है। आप क्वेश्चन नंबर 11 देख पाएंगे क्या है कि निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है। तो संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण आपको बताना है, जो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम है उसके लक्षण के बारे में आपको बताना है। देखिए, अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता का निष्क्रिय होते हैं। जो बच्चे सीख रहे हैं वो एकदम निष्क्रिय हो गए, तो क्या कंस्ट्रक्टिव होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। पाठ्य पुस्तक को यंत्रवत याद करने पर अत्यधिक महत्व देना, रटने पे, याद करने पे बिल्कुल भी सही नहीं है। कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना, यह भी गलत होगा। प्रोत्साहित करना है भाई आपको, तब तो कंस्ट्रक्टिव होंगे। कक्षा में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है, यह सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, क्या है कि निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है। विचारधारा बच्चों के अधिगम सीखने में क्या विरोध करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा, उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे देखिए, त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है, बिल्कुल सही है। जब हम त्रुटि करते हैं तो गलती करके सीखते हैं, उसकी हिस्सा है। बी है अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक है, यह बिल्कुल गलत है, लज्जाजनक नहीं है भाई, उससे बच्चे सीखते हैं। तीसरा है त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देती है, हाँ बिल्कुल सही है कि बच्चे कहाँ तक समझ पा रहे हैं, किसको नहीं समझ पा रहे हैं, उसकी जानकारी देती है, सही बात है। डी है अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने का मौका दिया जाए, यह भी सही बात है। जब बच्चे डांट का डर नहीं रहेगा तो वो गलती करेंगे, उससे सीखेंगे और पूछेंगे। तो केवल एक ही गलत था, ऑप्शन नंबर बी, और अवरोधक पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो 13 है आपके सामने। तो आप देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ गया है कि निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे अभिप्रेरणा या हम मोटिवेशन की बात करें तो दो प्रकार की मोटिवेशन होता है, एक तो आपका इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब स्वप्रेरणा, जो आपके अंदर चाहता है। एक्सट्रिंसिक मतलब बाह्य प्रेरणा, जो दूसरे से देख करके या बाहर के कुछ लालच को देख करके या पैसा को देख करके जो करते हैं होता है एक्सट्रिंसिक। और इसी बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण वह पूछा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है।
तो देखिए अपने अधिगम, अपने ज्ञान को दृढ़ करने के लिए, तो यह अंदर की बात है, अपना इंट्रिंसिक है, इसलिए यह गलत होगा। बी है नगद इनाम पाने हेतु, नगद इनाम पाने की बात बोल दी, मतलब वो बाहर की लालच को देख रहा है, इसलिए यह सही हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग सी और डी भी देख लेते हैं। सितारा अपने स्वसंतोषण के लिए अपने से बड़ों से नियमित तौर पर प्रतिपुष्टि लेती है। देखिए स्वसंतोषण, अपनी खुद की संतुष्टि के लिए दूसरे से वह प्रतिपुष्टि लेती है, फीडबैक लेती है, तो यह भी इंट्रिंसिक है, इसलिए गलत। अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि एवं अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए यहाँ पे किया जा रहा है, तो यह भी होगा आपका इंट्रिंसिक, इसलिए यह भी गलत। केवल एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, आप देखेंगे कि कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंध को स्पष्ट करता है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट है प्रतियोगिता और संज्ञान। तो भाई प्रतियोगिता और संज्ञान बिल्कुल नहीं होगा। संज्ञान यहाँ पे हो सकता है, आप देखेंगे कि तनाव में रहा है बच्चा क्योंकि वो बाहर कुछ कर नहीं पाया, लेकिन प्रतियोगिता की यहाँ पे कोई बात नहीं होनी चाहिए, यह गलत है। सेकंड देखें संज्ञान और संवेग, ये काफ़ी हद तक सही लग रहा है। इसके आगे हम लोग देख लेते हैं सी और डी। आनुवंशिकता और निष्पादन, आनुवंशिकता तो बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे, देखो क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक का क्या खेल है भाई। जब कोविड महामारी आए तो आनुवंशिकता, जेनेटिक का, हेरिडिटी का कोई भी लेना देना नहीं है, तो यह गलत। यहाँ पे भी वही आनुवंशिकता आ गया, इसलिए यह भी गलत। तो एक ही ऑप्शन बचता है जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यह सही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है कि अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह, मुख्यतः अधिगम कब अधिक सार्थक और प्रभावशाली है, जब शिक्षक निर्देशित, केवल शिक्षक आपको जानकारी दे तो उससे क्या वह ज़्यादा होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा सहपाठियों द्वारा, ये सही है, लेकिन और देखते हैं। तीसरा पाठ्य पुस्तक केंद्रित, यह भी गलत होगा। पाठ्य पुस्तक केंद्रित सही नहीं होता है, उसको डेली लाइफ से भी जोड़ना है। और डी है स्वनिर्देशित। तो देखिए बी भी सही है, डी भी सही है, लेकिन दोनों की हम लोग तुलना करें तो स्वनिर्देशित ज़्यादा सही होगा, तो ये हो जाएगा गलत। स्वनिर्देशित इसलिए सही है कि बच्चे को जो इंटरेस्ट, अगर बच्चा उसको पढ़ेगा तो वह ज़्यादा प्रभावशील होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें कि विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है। विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, तो यहाँ पे विकासात्मक कार्य काफ़ी हद तक सही है। दूसरा देखते हैं विकासात्मक आवश्यकताएं, बिल्कुल भी गलत होगा। सी है विकासात्मक बाधाएं, बिल्कुल भी नहीं होगा। विकासात्मक क्षेत्र, यह भी नहीं होगा, तो केवल एक ही बच जाता है आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे विकास खाली स्थान है, विकास खाली स्थान है, क्या है, विकास शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, बिल्कुल सही। आप दो प्रकार की डेवलपमेंट पढ़े होंगे, एक होता है सेफेलोकॉर्डल, दूसरा होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। तो सेफेलोकॉर्डल होता है वो सर से पैर तक होता है, जबकि प्रोक्सिमोडिस्टल शरीर के मध्य भाग से बाहर की होता है, यह सही है। सी डी भी देख लेते हैं। बाकी नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर नहीं होता है भाई, ऊपर से नीचे होता है, ऐसा रहता तो सही हो जाता, लेकिन यह गलत है। एक यामी कभी भी नहीं होता है। वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता, बिल्कुल होता है भाई। अगर आपका वातावरण सही नहीं होगा तो आपका विकास जो है वो प्रभावित होगा, कभी कम हो जाएगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा, या लंबाई बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, दिमाग बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ जाता है। आप क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे क्या है यहाँ पे, कथन और तर्क वाला यहाँ पे फिर से क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख पाएंगे क्या है कि संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। ठीक है, तर्क क्या दिया है, मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीज़ें नहीं सीख सकते हैं, मानव मध्य बाल्यावस्था के बाद नई चीज़ें नहीं सीख सकती हैं। तो क्या लगता है आपको इसमें क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ पे बोला जा रहा है, सबसे पहले इसको ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक होगा आपका। संज्ञानात्मक के लिए यहाँ पे बोला है, क्या बोला है कि मध्य बाल्यावस्था
तक विकसित होता है उसके बाद ठहर जाता है। यहाँ पे आप इंग्लिश की बात देखेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है स्टॉप, जो कि आपको पता है विकास कभी भी नहीं रुकती, जीवन पर्यंत चलता है। वह धीमी जरूर हो जाती है लेकिन वह ठहरता नहीं, इसलिए यह ऑप्शन ए तो गलत हो गया, क्योंकि डायरेक्ट इसने बोल दिया स्टॉप है, ठहर गया। तर्क दिया है कि मध्य बाल अवस्था के चरण के बाद नई चीज़ें नहीं सीख सकते, बिल्कुल भी गलत है। मध्य बाल अवस्था के बाद आप 30 साल के हो जाएंगे, 25 साल के हो जाएंगे, फिर भी आप कई सारी चीज़ें सीखते हैं, सीखना कभी भी बंद नहीं होता है, लाइफ टाइम चलता है, तो यह भी गलत है। तो दोनों शब्द गलत हैं, दोनों सेंटेंस थे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों ही गलत हैं। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ जाता है, आप यहाँ पे देख पाएंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 19 कि विद्यार्थी का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणियां करती है। यह परिस्थिति बच्चों के सामाजिकरण में खाली स्थान की महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाता है। अब देखो यह टिप्पणी कर रही है, वो किस चीज़ को दर्शा रहा है? धार्मिक, तो धर्म से तो कोई संबंधित नहीं है, परिवार से संबंधित नहीं है क्योंकि वह जज एक रियलिटी शो है। तीसरा यहाँ पे डी की बात करें तो विद्यालय से भी संबंधित नहीं है, एक जज की यहाँ पे। तो मीडिया क्या होता है? दूसरे की टिप्पणी करता है। मीडिया क्या होता है? समाज का टिप्पणी करता है। तो वहाँ पे बच्चा जज बन करके उसको देख रहा है, तो बच्चा क्या कर रहा है? टिप्पणी कर रहा है, इसलिए यहाँ पे मीडिया सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आप देखेंगे क्या है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं, उसको आपको देखना है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? क्रम में लगाना है आपको। क्या क्रम में लगाना है? सीरियसन की बात हो रहा है। बच्चा प्राथमिक यहाँ पे जो सेंसरी मोटर होता है अपने सेंसों से सीखता है। दूसरा होता है प्री ऑपरेशनल, इसमें बच्चा क्या होता है? प्री ऑपरेशनल में कई सारी चीज़ें सीखता है, लेकिन कंजर्वेशन, सीरियसन ये लाइन में लगाना नहीं सीख पाता है। जबकि तीसरे अवस्था की बात करें कंक्रीट में, तो बच्चा यहाँ पे पूरी तरीके से सबको अरेंज करना सीख जाता है, जैसे आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, छोटे क्रम में, बड़े क्रम में, ये सारी चीज़ें बच्चा सीख जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लास्ट है, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, साथ ही लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके कमेंट में बताएं कि आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।